हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में हमारा चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। तरल प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एवं एंटीजन का भविष्य। और आज हम ले रहे हैं एंटीबॉडीज़ का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीजन की पहचान लिम्फोसाइट्स के द्वारा कर लिए जाने के उपरांत सक्षम बी लिम्फोसाइट्स जो सतही ग्राही युक्त होते हैं, ये IgM व IgG प्रकृति के होते हैं। एंटीबॉडी संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करते हैं। सतही ग्राही प्रत्येक एंटीजेनिक निर्धारक और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के लिए विशिष्ट होते हैं। एक अभिक्रियाशील कोशिका, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव सेल, के ग्राही और रिसेप्टर्स एक निर्धारक समूह और डिटर्मिनेंट ग्रुप की ओर दिष्ट दिए जाते हैं। अब यह अभिक्रियाशील कोशिका उचित एंटीजेनिक निर्धारक द्वारा उद्दीपित होती है। यह कोलोनी प्रतिरोध भवन और जिसको हम कहते हैं क्लोनल प्रोलिफरेशन व ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हेतु तैयार होती है। यह प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ये एंटीबॉडीज़ संश्लेषण व स्त्रावण करती है। एक सिंगल कोलोन द्वारा स्त्रावित सभी एंटीबॉडी अणु विशिष्टता में एक समान होती हैं, अर्थात इनकी भारी व हल्की श्रृंखलाओं में समानता पाई जाती है। इसमें एक अपवाद है। कुछ कोशिकाएं प्रारंभ में IgM स्त्रावित करती हैं, किंतु बाद में IgG और IgA या IgE का स्त्रावण प्रारंभ कर देती हैं। अधिकतर एंटीबॉडी स्त्रावण का कार्य बी लिम्फोसाइट करती है, किंतु कुछ एंटीजेंस हेतु टी लिम्फोसाइट्स की सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के एंटीजेंस लाल रक्त गणिकाओं, सीरम प्रोटीन्स, प्रोटीन हिप्टेंस संयुग्मी पदार्थ होते हैं। ऐसे एंटीजन पहले टी कोशिकाओं से अन्योन क्रिया करते हैं ताकि वे कोशिका सतह पर आ जाएं, जहां बी कोशिकाएं मिल जाती हैं। जो एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती हैं, टी सहायक कोशिकाएं इस कार्य में सहायता करती हैं, जबकि टी अवरोधक कोशिकाएं इसमें अवरोध उत्पन्न करती हैं। एंटीजेनिक उद्दीपन प्राप्त करने के बाद सभी बी कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित नहीं होती। इनका कुछ अनुपात स्मृति कोशिकाओं और मेमोरी सेल्स के रूप में बना रहता है। इनका जीवन काल लंबा होता है। ये उसी एंटीजन की पहचान करने का कार्य करती हैं जब वही एंटीजन दोबारा पोषक के संपर्क में आता है। इन स्मृति कोशिकाओं के कारण ही द्वितीयक प्रतिक्रिया और सेकेंड रेस्पॉन्स के फलस्वरूप एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में बनती हैं। प्रतिरक्षियों के उत्पन्न होने का चित्र मैं इस वीडियो के बाद आपको डालूंगी, जिसको आप अध्ययन करना और ध्यान से देखना किस प्रकार से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। अब दूसरा इसमें टॉपिक आता है एक कोलोनी प्रतिरक्षा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। प्रतिरक्षियाँ और एंटीबॉडीज़ सामान्य किसी प्राणी की देह में प्रतिजन एंटीजन के प्रवेश करने के उपरांत उद्दीपन स्वरूप प्रतिरक्षा हेतु प्राप्त अनुक्रिया के अंतर्गत उत्पन्न होती है, अर्थात एंटीजन के एंटर होने के बाद यह
उत्पन्न होती है। प्रतिरक्षियाँ प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती हैं एवं रक्त सीरम में पाई जाती हैं। देह में किसी प्रतिजन के प्रवेश करने पर एक से अधिक प्रकार की प्रतिरक्षियाँ बनाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ एक से अधिक प्रकार की बनाई जाती हैं जो एंटीजन अणु के प्रत्येक निर्धारक बिंदु डिटर्मिनेंट पॉइंट से जुड़ने में विशिष्टता रखती है। एक निर्धारक बिंदु के ऊपर ही यह जुड़ती हैं। अतः रक्त सीरम में प्रतिजन और एंटीजन के प्रवेश करने पर एक से अधिक प्रकार की प्रतिरक्षियाँ और एंटीबॉडीज़ का मिश्रण या समूह पाया जाता है। इन्हें बहुकोलोनीय प्रतिरक्षियाँ और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। बहुकोलोनी प्रतिरक्षियाँ प्राय अपने बंधन स्थलों में विभिन्न संरचनाओं के साथ विभिन्न प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वर्गों या उपवर्गों के अणुओं का मिश्रण होती हैं। एक कोलोनी प्रतिरक्षियाँ उन प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है जो कि एकाकी एक पूर्वज सिंगल कोलोन के कोशिका विभाजन से प्राप्त हुई है। ये एक एकाकी प्रतिजनिक निर्धारक दैट इज़ अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को संयुक्त कराने में अति विशिष्टता युक्त होती है। एक कोलोनी प्रतिरक्षियों में एक ही समान प्रकार के अमीनो अम्लों का क्रम सीक्वेंस या श्रृंखला उपस्थित होती है। ये एक ही प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन वर्ग की होती हैं। किसी प्राणी की देह में उनके उत्पन्न होने हेतु किसी प्रतिजन का प्रवेश कर प्रतिरक्षी तंत्र को उद्दीपित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार एक कोलोनी प्रतिरक्षियाँ वे विशिष्ट प्रतिरक्षियाँ और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एक विशिष्ट एंटीजेनिक निर्धारक या एपिटोप के विरुद्ध इन लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा कोशिकाओं के समूह द्वारा बनाई जाती हैं जो एक कोलोन से व्युत्पन्न होती हैं। ये कोशिकाएं समान आनुवंशिक संगठन रखती हैं, अतः केवल एक ही वर्ग के विशिष्ट प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का निर्माण करने का गुण रखती हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों के दौरान पाया कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली बी कोशिकाएं कैंसर प्रवृत्ति कैंसरस हो सकती हैं। कैंसर प्रवृत्तियों के कारण इनके रूपांतरण से आशय यह है कि ये अनियंत्रित रूप से असीमित समय तक विभाजन करने लगती हैं। देह में अबूर्ध और ट्यूमर या गांठ बनाने लगती हैं। कोशिकाओं के ऐसे पिंड को माइलोमा कहते हैं। चूँकि माइलोमा एक एकल कोशिका के विभाजन से प्राप्त कोशिकाओं का समूह होता है, इनमें एक समान जीन पाए जाते हैं, इन्हें कोलोन कहते हैं। ये एक ही समान प्रकार की प्रतिरक्षियाँ लंबे समय तक बनाने की क्षमता युक्त होती हैं। प्रतिरक्षियाँ या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रोगों के निदान एवं शोध कार्यों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया जीन के नियंत्रण में होती है। एक ही एंटीजन के विरुद्ध अलग अलग व्यक्तियों में प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया भिन्न प्रकार की होती है। इसका कारण आनुवंशिक विभिन्नता ही होती है। व्यक्ति की उम्र भी प्रतिरक्षी उत्पादन में महत्वपूर्ण कारक है।
भ्रूण इस क्रिया हेतु अपरिपक्व होता है। 3 से 6 माह के बाद शिशु में यह क्रिया प्रारंभ होती है। वह 4 वर्ष की उम्र में पूर्णता को प्राप्त करती है। उचित पोषक पदार्थों की कमी होने पर प्रतिरक्षा में कमी का प्रभाव दृष्टिगत होता है। सिरमई पदार्थों, प्रोटीन, अमीनो अम्लों तथा विटामिन्स की कमी होने पर एंटीबॉडी संश्लेषण की गति धीमी होती है। एंटीजन के प्रवेश का माध्यम व मात्रा एवं एक साथ एक से अधिक मात्रा के एंटीजन के प्रवेश का प्रभाव इस क्रिया पर होता है। एक से अधिक एंटीजन के एक साथ प्रवेश करने का प्रभाव भिन्न भिन्न एंटीजन के प्रति भिन्न भिन्न होता है। कुछ पदार्थ एंटीजन के प्राप्त होने पर एंटीबॉडी उत्पादन में गति लाते हैं। इन्हें वृद्धि कारक पदार्थ कहते हैं। इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फॉस्फेट, प्रोटीन, एंटीजन का जल तेल में इमल्शन, सिलिका के कण प्रमुख हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ इस क्रिया में विपरीत या रोधक प्रभाव रखते हैं। इसका उपयोग प्रतिरोपण क्रियाओं में किया जाता है। इनमें एक्स किरणें, रेडियोधर्मी औषधियाँ, कार्टिकोस्टेरॉइड आदि सम्मिलित किए जाते हैं।